गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। शिक्षण विभाग माध्यमिक आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम सजलाल सिहोरे, कुलाबा मनपा माध्यमिक शाला। आज आपको आपके प्रश्न पत्रिका का जो स्वरूप है उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कुमार भारती में जो घटक के तौर पर जो लिया हूं वो विभाग तीसरा है, जो पूरक पठन है। आपको यह 8 अंक के लिए आता है। इसके पहले आप लोगों को मैंने प्रश्न पहला प्रश्न जो दूसरा है वह भी हमने देखे हैं। इसमें जो 5 विभाग है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, ये आप लोग ये ध्यान रखना है। जो घटक न्याय अंक विभाजन सबसे मेन है कि समय, अंक और उसके घटक। इसमें से जो आपका जो गद्य जो विभाग है ये भी हो गया है। उसके बाद पद्य विभाग हो गया है। इसके बाद आज जो हम देखने वाले हैं वो है पूरक पठन, जो आप लोगों को 8 मार्क के लिए यह पूछा जाता है। अब 8 मार्क में उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। एक होता है प्रश्न तीसरा और प्रश्न तीसरा आ। ये 4-4 मार्क के लिए आपको 2 पूछे जाते हैं। प्रश्न तीसरा 4 मार्क के लिए होता है और प्रश्न तीसरा आ ये 4 मार्क के लिए होता है। जो आज का जो टॉपिक है वो पूरक पठन है, जो हम देखेंगे। भाषा अध्ययन जो व्याकरण है आपको 14 अंक के लिए पूछा जाता है। रचना विभाग उपयोजित लेखन ये 26 अंक के लिए पूछा जाता है। ऐसे कुल अंक 80। 20 मार्क आप लोगों को ओरल के लिए दिया जाता है। देखो, विभाग जो तीसरा है पूरक पठन 8 अंक के लिए एक कम से कम आपको 15 मिनट में एक नियोजन बताया। जैसे कि पिछले बार मैंने जो टाइम आप लोगों को बताया था कि कौन से विभाग को आपको कितना टाइम देना है, ये डिटेल्स में मैंने आपको पिछला जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताया था। तो ये कम से कम उसके हिसाब से 15 मिनट में आपका ये कंप्लीट होना चाहिए 8 मार्क। तो देखो प्रश्न तीसरा अ, पठित गद्यांश 80 से 100 शब्द। अब देखो, पठित जो गद्यांश है 80 से 100 शब्द, कहने का तात्पर्य 8 से 12 पंक्तियों का आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा। 80 से 100 शब्द का मतलब होता है 8 से 12 पंक्तियों का एक परिच्छेद दिया जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो पूरक पठन है, पूरक पठन के भी 2 भाग होते हैं। पूरक पठन के 2 भाग होते हैं।
उसमें आपको ध्यान देना है कि कौन-कौन से जो चैप्टर है, वह पाठ है और कौन से कविता है। तो इसमें आपको पठित जो गद्यांश है, पठी आपने जो पढ़े हैं, जो आप किसी का कॉल आने की वजह से ये जो पीपीटी है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है? तो पठित गद्यांश मतलब आपने जो पढ़े हैं, वो है पठित गद्यांश। तो इसमें गद्यांश का मतलब होता है पाठ और पद्यांश का मतलब होता है कविता। तो आपके इस सिलेबस में 25% अगर जो रिड्यूस किया गया है उसमें से अगर हम पूरक पठन में अगर देखते हैं तो आपको 3 पाठ है, भाषा का प्रश्न, बातचीत और दुःख। ये आपके पूरक पठन पाठ है और जो कविता है उसमें पूरक पठन में 2 है, गज़लें और बटोहिया। इसे आप लोगों को पढ़ना है। तो पठित जो गद्यांश है, उसमें आप लोगों को पहला जो प्रश्न होगा, वह आकलन कृति के ऊपर आधारित होगा, जो आपको परिच्छेद में से ही देखकर लिखना है। और अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो पूरक पठन के जो क्वेश्चन का जो आंसर है, वो एक लाइन में मिल जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन में मिलेगा। फिर भी पूरक पठन के लिए मैंने देखा हूँ कि इस प्रकार आपको 1 या 2 लाइन के अंदर ये मिल जाता है। तो 2 घटक का मतलब होता है आपको कोई इस प्रकार दिया रहेगा, 2 घटक बोल दिए तो ये उसका 2 घटक हो गया। ये दोनों जगह आपको लिखना है। यहाँ भी और यहाँ भी सही उत्तर अगर लिखते हो, तो ये दोनों पे 1-1 अंक है। ये हो गया 2 घटक। उसके उसके बाद जो दिया है अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। अब 4 घटक चारों तरफ आप लोगों को लिखने के लिए अगर बोला जाएगा कोई बॉक्स में कैसे लिखना है, यह मैं पिछले जो लेक्चर है उसमें बताया था। आपको पहले उत्तर लिख लेनी है। उसके बाद आपको इस प्रकार का जो बॉक्स है, मतलब जैसा बॉक्स उसमें दिया गया है, वैसे ही आप लोगों को बना के लिखना है। ये हो गया 4 घटक, चारों जगह अगर आप लिखते हो, तो आपको पूरा जो 2 अंक है, वह दिया जाएगा। उसी में दूसरा जो है अभिव्यक्ति 20 से 25 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। 20 से 25 शब्द का मतलब है कि आपको कम से कम 10 से 12 पंक्तियों में तो भी आप लोगों को लिखना है। 25 से 30 शब्द ये अभिव्यक्ति वाला है। तो हम देखते हैं उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रश्न तीसरा है, वो आपको बताया जाएगा। अभी यही देखते हैं। जैसे बहुत विद्यार्थी है, जो नए-नए जो विद्यार्थी है, जो आते हैं, वे अक्सर पूछते हैं कि सर 25% जो सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है, वो कौन-कौन सा है? तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ कि कौन-कौन सा जो चैप्टर है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पहला जैसे इसमें दिया है, वो है कौन-सा है डिनर, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, रिड्यूस किया गया है। मैं
बता देता हूँ। लेकिन जो रिड्यूस किया गया है, एक चीज याद रखना कि उसमें जो भाषा बिंदु है, जो भाषा बिंदु है मतलब व्याकरण है, जो उपयोजित लेखन है, वो आपको आएगा, लेकिन जो परिच्छेद है वो आप लोगों को नहीं आएगा। इसलिए जो डिनर है इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वो परिच्छेद वहां से नहीं आएगा। उसके बाद आपका है हिम, इसको भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जिसको रेड से मैं दिखा रहा हूँ उसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है प्रण, इसको भी नहीं पढ़ना है। प्रथम इकाई का बता रहा हूँ, ठीक है। प्रथम इकाई से 3 हो गया, इसे आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बाकी सब जो है वो पढ़ना है। उसके बाद दूसरी इकाई से मैं आपको बता रहा हूँ, जो संध्या सुंदरी है कविता, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसमें जो व्याकरण का जो भाग है, जो उपयोजित लेखन है, वो आपको पढ़ना है, वो आएगा। उसके बाद अधातु घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये आपको नहीं पढ़ना है। 25% जो सिलेबस है, जो रिड्यूस किया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका है टॉलस्टॉय के दर्शन, ये जो 10वां है, ये आप लोगों को यहाँ से जो प्रश्न है, जो परिच्छेद है, आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट, हाँ देखो पूरक पठन, जो आज का जो अपना जो लेक्चर है वो पूरक पठन पर आधारित है, विभाग 3, ठीक है। उसमें देखो यहाँ मैं अलग करके आप लोगों को बताया हूँ कि जो पूरक पठन पाठ है, पहली इकाई में एक है भाषा का प्रश्न, इसे आप लोगों को पढ़ना है। और जो दूसरी इकाई है उसमें बातचीत और दुख, 8वां जो है पाठ वो बातचीत है और 11वां जो है वो दुख है। इसे आप लोगों को पढ़ना है। ये पाठ है, सिर्फ पूरक पठन में इतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाद पूरक पठन जो कविता है, जैसे कि 2 कविता मैंने बताया, गजलें और बटोहिया, इसे आप लोगों को पढ़ना है। बाकी जो 25% जो सिलेबस है उसमें निकाल दिया गया है। देखो आप लोगों को जो कुमार भारती में जो प्रश्न, जो आकलन कृति है, पूरक पठन में जो पूछा जाता है आकलन कृति, उसमें आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, तालिका पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उचित जोड़ी मिलाओ। इस प्रकार से संबंधित जो क्वेश्चन है आप लोगों को पूछा जा सकता है, मतलब इस प्रकार। नेक्स्ट, इसमें प्रश्न जो तीसरा है, अभी जो ध्यान दो कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। तो देखो प्रश्न तीसरा अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, देखो क्वेश्चन ही पूछा है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश, पठित मतलब आपने जो पढ़े है उसको कहते हैं पठित। गद्यांश मतलब जो पाठ है, जो सूचना दी गई है, उन सूचनाओं के अनुसार आपको कृति करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा पाठ है, परिच्छेद देखकर ही आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि जो ये जो परिच्छेद है वह कौन से पाठ से है, उसके लेखक कौन है, लेखिका कौन है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो मैं आपको जो स्लाइड जो दिखा रहा हूँ, उस अगर छोटा दिख रहा होगा तो बेटा आप लोग उसको ज़ूम करके आप देख सकते हो, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये भाषा पठन मतलब जो भाषा का जो प्रश्न है, भाषा का प्रश्न महादेवी वर्मा लिखित जो लेखिका है महादेवी वर्मा, तो ये जो परिच्छेद है उसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको इसके पहले भी बताया था कि आप लोग अगर ये लेसन को अच्छे से पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो अभी से, तो आपको परीक्षा में समझने में आसानी होती है। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपका ध्यान फटाक से क्लिक हो जाता है
और आपको उत्तर मिल जाता है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप पढ़े नहीं हो तो उसको आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखना है। क्वेश्चन को आप लोगों को अगर एक बार में नहीं समझा तो 2 बार आपको अच्छे से समझना है। कभी-कभी घाई गड़बड़ी में क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाता है, आपको बाद में समझ में आता है इसका उत्तर तो ये नहीं, ये है। इसलिए पूरा परिच्छेद एक ही लाइन नहीं देख पढ़ना है। सबसे पहले पूरा परिच्छेद आप लोगों को पढ़ना है और उसके बाद समझना है। क्वेश्चन आपको सबसे पहले देख लेना है कि क्वेश्चन क्या-क्या पूछा गया है। उसके अनुसार आप लोगों को वहाँ ढूँढने में भी आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है। तो देखो, यहाँ पर जो महादेवी वर्मा ने भाषा का जो प्रश्न है, उसमें बहुत जो बताया गया है, लेखिका महादेवी वर्मा ने भाषा के महत्व को यहाँ पर बताया है। भाषा न हो तो देश के विकास के सारे जो मार्ग है, वो बंद हो जाते हैं। भाषा के द्वारा जो व्यावहारिक जीवन का जो लेन-देन है, वो आसान हो जाता है। इसमें महादेवी वर्मा ने ये सब कुछ इस प्रकार बताई है। तो देखो परिच्छेद क्या कह रहा है वो ध्यान से आप लोगों को देखना है। भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न है। भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न है, तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता, रागात्मक का मतलब होता है अनुराग, रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है, ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। शैशव का मतलब होता है बाल्यावस्था से, मतलब शैशव अवस्था में जो बाल्य अवस्था से ही हम जो सुनते हैं, जैसे कि माता-पिता है, भाई-बहन है, इनसे जो सीखते हैं वो शब्द, शैशव में शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावे, तो हम संभवतः बोलना न सीख सके। अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है, जो समष्टि भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसीलिए पाणिनि ने कहा है, आत्मा बुद्धया समेत्याथान मनोयुक्त विवक्षा, अर्थात बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है। मतलब यहाँ भाषा के बारे में यहाँ पर बताया है कि आपको मालूम होना चाहिए कि भाषा एक सेतु है, मतलब पुल के समान है। जैसे 2 किनारों को सेतु के माध्यम से, उस पुल के माध्यम से जोड़ते हैं, उसी प्रकार भाषा भी एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर भाषा सीखना, मतलब कोई भी भाषा हो उसे सीखनी चाहिए, उसे स्वीकार करनी चाहिए। उसके लिए अगर कोई नई भाषा अगर सीखना है तो बहुत अच्छी बात है। उससे अपना तो विकास होगा ही, देश का भी विकास इससे संभव है। इसलिए कोई भी भाषा क्यों ना हो, उसे सीखनी चाहिए। तो देखो प्रश्न किस प्रकार पूछा गया हम देखते हैं, उसके बाद परिच्छेद से देखेंगे। पहला जो प्रश्न है, ध्यान दो, अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में इनके साथ जीना ही सत्य है। अब यहाँ देखो, सांस्कृतिक भाषा, जो संस्कारिक जो भाषा है, संस्कार की गई जो भाषा है या संस्कृति विशेष के तत्वों को समाहित करने वाली भाषा जो कहते हैं सांस्कृतिक भाषा। तो इसके संदर्भ में इनके साथ जीना ही सत्य है। किसके साथ जीना सत्य है वो आपको देखना है परिच्छेद से।
तो यहाँ पर बताया है, देखो, जो सांस्कृतिक भाषा है, ये देखो सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में यहाँ दिया है। क्वेश्चन देख लो, ये जो दिया है सांस्कृतिक भाषा, वही आपको आपके परिच्छेद में देखना है कि सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में। अब सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में क्या है वो आपको देखना है, तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके पहले प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु समग्र बौद्धिक, यहाँ दिया है देखो, समग्र मतलब सभी, बौद्धिक मतलब बुद्धि, ऑलरेडी मतलब जैसा दिया है वैसा ही आप लोगों को वहाँ पर लिखना है। इसमें कोई भी गलती आप नहीं करोगे, क्योंकि ये आकलन है, आप उसको देखकर लिख रहे हो, इसलिए उसमें काना मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दिया है तथा रागात्मक सत्ता, यहाँ दिया है रागात्मक मतलब बताया था अनुराग, तो ये दो आपको वहाँ पर लिखना है। एक में समग्र बौद्धिक सत्ता के साथ और रागात्मक सत्ता के साथ, यहाँ पर जो दोनों दिया है उसको आपको इस परिच्छेद, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है वहां पर लिखना है दोनों जगह। अगर यहाँ पर लिखते हो तो यहाँ समझो दो क्वेश्चन दिया है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन दिया जाता है जो आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, कभी कभी एक एक वाक्य के लिए 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों जगह आप लिखते हो तो इसपे आधा आधा अंक मिलेगा। अगर ये 1 मार्क, सॉरी, एक ही क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, ये अगर पूछा नहीं जाएगा तो यही एक प्रश्न 2 अंक के लिए भी हो सकता है। मतलब जो आकलन, जो कृति है, आपको जो पूछा जाएगा वो 2 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको ये 2 अंक के लिए आप लोगों को इस प्रकार जो क्वेश्चन है आपको पूछा जाएगा। तो आपको आना चाहिए इस प्रकार आकलन करते, मतलब अगर आप परिच्छेद को ध्यान से अगर पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको ज़रूर उसका जो उत्तर है आपको परिच्छेद से मिल ही जाता है। तो इसके पहले भी बताया था कि मैक्सिमम जो पूरक पठन है, इस पूरक पठन में और बहुत ईज़ी है, बहुत ही सरल है, जो आपको एक वाक्य में या एक लाइन में आपको इसका जो उत्तर है वह मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है उसी में आत्मानुभव तथा बुद्धि से इनका ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये आपको परिच्छेद से आपको देखना है, आत्मानुभव तथा बुद्धि से इनका ज्ञान प्राप्त होता है। अब आपको परिच्छेद से ये देखना है दोनों। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है देखो, कारण स्पष्ट है, कारण स्पष्ट है, ध्वनि का ज्ञान आत्मा से, ऑलरेडी लिखा है, मतलब आत्मा से ध्वनि का होता है और अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है, अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। तो दोनों आप लोगों को लिखना है, आत्मानुभव से ध्वनि का और बुद्धि से किसका,
कॉल की वजह से सारे विद्यार्थियों ये कॉल जो करते हैं उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपको मैं बता रहा था कि यहाँ ऑलरेडी लिखा है आत्मानुभव। आत्मानुभव जो दिया है ये ध्वनि का और अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। ये दोनों आप लोगों को इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। पहला वाला यहाँ और दूसरा वाला यहाँ लिखना है। इसमें ध्वनि का आएगा पहले इसमें, और दूसरे में क्या आएगा, अर्थ का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद ये 2 अंक के लिए आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है सहमत वाला क्वेश्चन। अब कभी-कभी इसके पहले भी मैंने बताया था कि वह आपको जो रिलेटेड है, हेलो, हाँ, आपको जो रिलेटेड है, कभी-कभी जो परीक्षा से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। सहमत का मतलब ये होता है आपका जो मत है उसमें व्यक्त करना है। तो ये जो कृति 2 है वो आप लोगों को क्या कि जो सहमत वाला जो क्वेश्चन है उसको 25 से 30 शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है। 25 से 30 शब्द का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था कम से कम 10 से जो 12 जो पंक्ति है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लिखना है। मतलब टाइम को देखते हुए 25 से 30 शब्द का मतलब ये होता है कम से कम 12 से 15 पंक्ति होता है। लेकिन अगर उतना आप लिख नहीं सकते तो कम से कम 10 पंक्ति तो भी आप लोगों को लिखना है, तब आपको पूरा 2 अंक आपको मिलेगा। तो अब देखो यहाँ भाषा सेतु का काम करती है। अभी-अभी मैंने बताया था कि जो सेतु है, सेतु का मतलब होता है क्या? पुल। तो जो अपने भावों को जो लिखित रूप से दूसरों को समझ सके तथा दूसरों के भावों को समझ सके, यही भाषा कहलाता है। तो भाषा सेतु का काम किस प्रकार करती है? तो आपको ध्यान देना है कि जो जिस प्रकार जो नदी के 2 किनारों को जोड़ने का काम जिस प्रकार पुल करती है, उसी प्रकार जो भाषा भी एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। बोलने के लिए हमें भाषा सीखनी पड़ती है। दूसरों की जो भाषा है, सीखने से हमारा उन लोगों से संपर्क बढ़ता है। भाषा बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। इस प्रकार आप लोगों को ये जो 25 से 30 शब्दों में इसका उत्तर, आप देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी विद्यार्थियों का जो मत है एक ही प्रकार हो, अलग-अलग उसका जो मत है वो हो सकता है। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है क्या, कि जो शब्द दिए हैं, जो वाक्य दिए, सबसे पहले उसको समझना। अगर उसी को आप लोग समझ नहीं सके तो फिर उसका उत्तर जो आपका जो मत है वो व्यक्त नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को आपको समझना है। भाषा का मतलब आपको सबसे पहले समझना है कि भाषा हम किसे कहते हैं। अपने भावों को लिखित रूप से हम दूसरों को समझ सके तथा दूसरों के भावों को हम समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। इस प्रकार आप उसका आपका एक पंक्ति हो गया। उसके बाद सेतु किसे कहते हैं? सेतु का मतलब होता है पुल। तो ये जो इस शब्द को अगर आप समझ सकते हो
तो उसका जो अर्थ है अगर समझ में आ गया तो लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका कौन सा है ये? आपको मालूम होना चाहिए, ये बातचीत। अब इसमें देखो बातचीत 2 लोगों के बीच में हो रही है, एक दुर्गा प्रसाद नौटियाल और शिवानी जी, इन 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। इस बातचीत में जो लेखक है, आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि जो उसका जो सार है, वो आपको मालूम हो जानी चाहिए। तो इसमें जो बातचीत में लेखक शिवानी के जन्म, शिक्षा के बारे में वहाँ पे चर्चा की गई है और जो जो नौटियाल और जो शिवानी जी है, इनके बीच में हेलो। हाँ सॉरी बच्चों, है कॉल 2-3 अब विद्यार्थी कौन है तो पता नहीं कॉल कर रहे हैं, तो उसके वजह से आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखना है। प्रश्न तो इससे जो जो पाठ है आपने पढ़े होंगे, इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बातचीत इनके बीच हो रही है। ऑलरेडी यहाँ पर जो दिया है, किसके किसके बीच में बातचीत हो रही है, वो आपको परिचय से देकर लिखना है। जैसे एक है दुर्गा प्रसाद नौटियाल और जो शिवानी जी है, जो लेखिका है और जो लेखक है, उसके बीच में ये बातचीत हो रही है। तो उसका एक वाक्य में आपको उत्तर मिल ही गया ऑलरेडी। यहाँ भी देखो दुर्गा प्रसाद नौटियाल और शिवानी, 2 नाम उसमें दिया है, मतलब वार्तालाप जो बातचीत है वो 2 लोगों के बीच में हो रही है। परिचित पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट उसका जो यहाँ से जो उत्तर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट उसमें दिया है शिवानी के लेखन को प्रभावित करने वाली भाषाएं। अब जो शिवानी है, इसकी लेखन को प्रभावित करने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, अब इसमें आपको भाषा देखना है। अब इसमें ध्यान देना है, शिवानी जी, आपके बहुत पाठक आपका असली नाम नहीं जानते हैं। आप ज़ूम करके उसको देख सकते हो। आपका असली नाम क्या है और आपने साहित्यिक उपनाम कब और क्यों रखा? मेरा नाम वैसे गौरा है। मैंने धर्मयुग में 1951 में एक छोटी कहानी मैं मुर्गा हूँ लिखी थी। उसमें शिवानी नाम दिया था। मुझे शांति निकेतन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में 9 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। बांग्ला में गौरा नाम तो लड़कों का होता है। बांग्ला की एक पत्रिका थी सोनार बांग्ला।
उसमें भी मैंने मारीचिका नामक एक कहानी लिखी थी, उसमें भी गौरा नाम ही छपा था। गौरा नाम छोड़कर साहित्यिक नाम शिवानी रखने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। साहित्य में आप हाँ, दुर्गा प्रसाद नौटियाल, साहित्य में आप किससे प्रभावित रही है और किसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है? यानी आपके लेखन पर किसकी सर्वाधिक छाप पड़ी है? देखो यहाँ आपको मिल जाएगा। शिवानी के लेखन को प्रभावित करने वाली भाषाएँ। उसमें दिया है, आप लोग देखो उसमें कि जो साहित्य मैंने बांग्ला माध्यम से पढ़ा है। बांग्ला के प्राय सभी स्वनामधन्य लेखकों को मैंने पढ़ा है, अतः उनका प्रभाव मेरी भाषा पर पड़ा है। भाषा की दृष्टि से बंकिम ने मुझे विशेष प्रभावित किया है। मेरा जन्म गुजरात में हुआ। उसका जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। मेरी माँ गुजराती एवं संस्कृत की विदुषी थी। गुजराती साहित्य भी मैंने पढ़ा, उसका भी प्रभाव मेरे लेखन पर पड़ा। गुजरात में हमारा घर साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था। मेरे पिताजी अंग्रेजी के विद्वान थे। अब यहाँ पर देखो, देखना है शिवानी के लेखन को प्रभावित करने वाली भाषा। एक तो बताया है इसमें बांग्ला, बांग्ला है और एक गुजराती। तो इस प्रकार आपको लिखना है। ये दोनों में एक-एक जो है वो लिखना है। उसके बाद पर्यटन से होने वाली विभिन्न लाभ, इसमें आपको अपना जो मत है वह व्यक्त करना है कि पर्यटन आपको मालूम है कि जो भ्रमण है, यात्रा है या जो प्रवास है, जो पिकनिक करते हैं उससे कौन-सा लाभ होता है, वो सभी इसमें आप लिख सकते हो। जैसे भ्रमण करने जो पर्यटन स्थान है, जैसे मुंबई में जो है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, ये जुहू बीच है, ये सब पर्यटन स्थल है। यहाँ पर जो हम घूमने के लिए जाते हैं वह कौन-सा लाभ होता है, जैसे अपना लाभ भी होता है, किसी का आर्थिक लाभ होता है, तो आदि जो है 25 से 30 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अभी किसी विद्यार्थियों को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हो। इस प्रकार का जो परिच्छेद है आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। ये देखो, सहमत अभिव्यक्ति के लिए जो प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों को करना है। 25 से 30 शब्दों में आपको लिखते आना चाहिए, इस प्रकार आपको सराव करना है। इसका स्क्रीन आप ले सकते हो। किसी विद्यार्थी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। जिससे भी कोई प्रश्न पूछना है एड्रेस कीजिए, आपको आपका माइक ऑन कर दिया जाएगा। हाँ, पूछो बेटा, आपको जो पूछना है क्वेश्चन वो आप पूछ सकते हो। हाँ, डरने का नहीं है। बच्चों, किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। पूजा पंडा, माइक ऑन कीजिए तो आपके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर मुझे ये डाउट था कि जो पहले इकाई में क्या क्या रिड्यूस हुआ है पहले इकाई में। हाँ, पहली इकाई के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली इकाई में आपको जो रीडिंग करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप इसको आपको नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया था पूरक पठन, जो डिनर है। दूसरा नहीं पढ़ना है, ये जो डिनर है। सर डिनर को नहीं पढ़ना है। नहीं, डिनर को नहीं पढ़ना बेटा। ये 25% सिलेबस में ये निकाल दिया गया है डिनर। और आपको बताया और ये जिम मैंने आपको बताया वो पहली इकाई से आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी इकाई से मैंने आपको बताया ना कौन कौन सा है। दूसरी इकाई से संध्या सुंदरी और और 5वां और 10वां।
अब सत्य न जाई और काल ईसाई के दर्शन, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। सॉरी, हाँ, 1 मिनट। पांचवा बताया ना, पांचवा, ये वाला नहीं है, सॉरी। पांचवा आपको नहीं पढ़ना है, और ये 10वां। ओके। और ओके और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, पूछो बेटा, टाइम होते जा रहा है फिर। हाँ, पूजा चौरसिया, माइक ऑन कीजिए, प्रश्न पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर, जो स्वमत लिखते हैं तो उसमें वो पैसेज में लिखना है कि पॉइंट में लिखना पड़ता है स्वमत? पैसेज में लिख सकते बेटा, अगर पॉइंट में आप लिखोगे ना तो उसमें पूरा आपका अच्छा जो मत है वो व्यक्त नहीं कर पाओगे, इसलिए कम से कम 2 परिच्छेद है, 2 पैराग्राफ में आप लोगों को ये स्वमत वाला क्वेश्चन लिखना है, आपका जो मत है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद अगर पॉइंट से आप अगर लिखना चाहते हो तो पहले पैराग्राफ लिख लो, उसके बाद आप उसमें जो पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ, उसमें पॉइंट आप लिख सकते हो। मतलब 2 पैराग्राफ लिखना है? हाँ, 2 पैराग्राफ। अच्छा, ठीक है, समझ गए सर। ओके, नेक्स्ट। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। तो अभी किसी को कोई डाउट नहीं है, अभी ये मानते हैं हम, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। पूछो बेटा, पूछो। हाँ, बिल्कुल डरना नहीं है। हाँ? कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है आपके पेपर पैटर्न में से, तो आप लोग पूछ सकते हो। जरूरी नहीं कि मैंने जो तीसरा जो विभाग पढ़ाया है पूरक पठन, तो आपको उसी में से पूछना है। अगर आपके जो 5 विभाग है, अगर उसमें से भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी आप पूछ सकते हो, बिंदास। पूछना है कि